नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में राजन सीरीज के डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हल को देखते हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ववर्ती अर्थात पहले, तो 28 के पहले क्या आता है 27, तो इसका उत्तर हो जाएगा 27। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या दूसरा, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, इस संख्या से आगे, तो 13 की अनुवर्ती क्या हो जाएगा 14। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो संख्या कहलाती हैं विषम, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो क्या कहलाती है सम कहलाती है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो इसका उत्तर जाएगा विषम संख्याएं, मतलब 3, 5, 7, 9 इत्यादि इत्यादि। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, 40 एवं 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। तो 40 और 50 के मध्य कौन कौन सी संख्याएं हैं, आइए हम देखते हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। 40 और 50 के मध्य 41 से 49 तक संख्या है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा मध्य युग्म अभाज्य संख्या अभाज्य नहीं है। तो 41 किसी से अभाज्य नहीं हो, तो एक तो ये हो जाएगा। 42 अभाज्य है, 42 है भाज्य। 43 भी अभाज्य है। 44, 45, 46 ये सब कट जाएगा, 47 नहीं कटेगा। 48, 49 सब, मतलब इसमें टोटल 3 संख्या है, 41, 43, 47, जो किसी भी संख्या से भाज्य नहीं, मतलब ये तीनों अभाज्य हैं। हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा उत्तर है 41, 43, 47 में। इसमें 49 है तो नहीं होगा, यहाँ पे 49 है ये भी नहीं होगा, यहाँ 43, 49 ये भी नहीं होगा, यहाँ 41, 43 है, यहाँ पे 41, 43, मतलब यह उत्तर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है, तो इसे कहते हैं जोड़ करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या ही होगा। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। तो मान लीजिए हम 0 और 1 का गुणा किए तो क्या आया, 0 आया। मान लिया 2, 3 का गुणा किए, क्या आया, 6 आया। इसी तरह आगे तो कोई भी संख्या गुणा करना 0 से ही स्टार्ट होगा, तो इसलिए यह पूर्ण संख्या आएगा। अगला क्वेश्चन है बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, सूक्ष्म तथ्यों से रटाकर लिखवाकर स्कूल सामग्री से। तो मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान स्कूल सामग्री से दिया जाना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। तो किससे होता है, भाजक से। भाग करने पर शेषफल सदैव कम किससे होता है, भाजक से। जैसे कि हम मान लीजिए 7 को हम 2 से भाग कर रहे हैं, तो ये 2 त्यां 6, बचा कितना, 1। तो ये 1 किससे कम है, इससे कम है, ये क्या है, भाजक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह कहलाता है। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है तो वह क्या कहलाता है, विषम भिन्न। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब दो भिन्न में एक का अंश दूसरी का हर हो तथा दूसरे का हर पहली भिन्न का अंश हो तो वे आपस में कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, व्युत्क्रम भिन्न। एक बार और इस क्वेश्चन देख लीजिए। जब दो भिन्न में एक का अंश दूसरे का हर हो तथा दूसरी का हर पहले भिन्न का अंश हो तो वे आपस में कहलाती हैं व्युत्क्रम भिन्न। जैसे मान लीजिए कोई एक भिन्न है 5/3 और दूसरा भिन्न है 3/5, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। इसमें कह रहा है कि 3/2 का
गुणात्मक प्रतिलोम है। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है, मतलब ऐसा कहा कि पहले तो 3/2 का प्रतिलोम और गुणात्मक मतलब गुणा करने पर कट जाए, तो प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा आपका ऊपर और 3 हो जाएगा नीचे, यही है गुणात्मक प्रतिलोम। तो 3/2 हम देखते हैं 2/3, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। यही हमारा 2/3 गुणात्मक प्रतिलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 1/2 कोष्टक में 5/4 भागे 3/6 का मान होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। 1/2 5/4 भागा है, तो इसे हम गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 6/3। ठीक, अब आइए इसे हम 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, कितना हो गया ये 1/2 गुणे 5/2 आ गया। 1 का 5 में गुणाएंगे 5 और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, तो 5/4 इसका उत्तर आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 0.05 का मान है, तो जो दशमलव में भिन्न रहता है उसे बटा में करने के लिए जितने अंक पर दशमलव लगा होता है, एक के आगे उतना शून्य हम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कितने अंक पर दशमलव, 1 2, एक के आगे हम 2 शून्य लिख देंगे और ये दशमलव क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, तो आइए इसे हम देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 5/100। अब इसे हम काटते हैं, 5 5 एकम 5, 5 बीसम 100, कितना आ गया हमारा 1/20, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/20। अगला क्वेश्चन है 0.6 गुणे 0.4 का मान है, तो इसे हम गुणा करेंगे। 0.6 गुणे 0.4, 6 चौका 24, दशमलव एक स्थान पे एक यहाँ और एक स्थान पे एक यहाँ, एक एक दो स्थान, तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। या इसे और भी कैसे, मान लीजिए ये बड़ा संख्या, यहाँ पे छोटा संख्या तो हम लोग आसानी से खुलेगा, ये बड़ा संख्या हो तो इससे पहले आप लोग दशमलव हटाएंगे। तभी मैं ऊपर बताया कि दशमलव जितने अंक पर लगा होता है बटा में करने के लिए एक के आगे उतना अंक का जीरो लगा देते हैं, तो 6/10 गुणे 4/10 हो जाएगा। अब ये कट पिट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 2 तीन 6, 2 पाँचे 10, ये 3 दूना के 6 बटा 25। इसे करेंगे फिर भाग देंगे तो 0.24 आएगा। इसे एक तरह से और कर सकते हैं बिना काटे पीते, उसको कैसे 6/10 गुणे 4/10 गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 और 10 दाम में 100, जब 100 से भाग देंगे तो 0.24 हो जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.24। अगला क्वेश्चन है 228.54 भागे 100 का मान होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 228.54 भागे 100, भाग में 100 है, अगर इस 100 को इसमें डिवाइड करेंगे तो एक के आगे कितना शून्य है, 2 शून्य है, तो ये दशमलव 2 और इधर बढ़ जाएगा लेफ्ट साइड, तो इसका जब भाग करेंगे 2.2854 हो जाएगा। इसमें कौन सा उत्तर है, और अगला क्वेश्चन है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। स्थानीय मान क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे दशमलव के पहले यहाँ से स्टार्ट होता है और दशमलव के इधर यहाँ से इधर, यहाँ पर है इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब जितना इधर बढ़ते जाएंगे दशमलव के लेफ्ट साइड में स्थानीय मान बढ़ता जाएगा और दशमलव के राइट साइड में राइट बढ़ते जाएंगे तो उसका स्थानीय मान घटता जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक किसमें है। इसमें देखिए दशमलव के कितने अंक बाद है, दूसरे स्थान पर है, मतलब ये 5 100वां 100 में 5 है। ठीक, इसी तरह इस वाले में देखते हैं, ये दशमलव कितने स्थान पर, 1 2 3, मतलब ये 1000 में 5 है। ठीक, अब यहाँ आप देखते हैं ये दशमलव के तुरंत बाद है, मतलब ये 10 में 5 है, और यहाँ आप देखते हैं ये दशमलव के दूसरे स्थान पर, तो ये 100 में 5 है। तो 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक किसमें है, 100 वाले में, ये क्योंकि ये 10 में 5 है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा और एक। इसका तात्पर्य है कि कोई भी संख्या हो उसमें क्या छुपा रहता है गुणनखंड के रूप में। तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 ही है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1, या 308 है, इसमें क्या छिपा रहता है, 308 × 1। ये एक को सार्वगुणनखंड बोलते हैं, मतलब सब में गुणा रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 और 16 के सार्वगुणनखंड हैं। तो 7 और 16 के सार्वगुणनखंड, तो कोई भी संख्या हो जब सार्वगुणनखंड का नाम आए तो सीधे आप लोग बिना सोचे एक लगाइए। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि 7 और 16 को गुणा करेंगे, मान लीजिए 7 × 16 कितना आ जाएगा, 16 7 112। 112 के हम क्या लिख सकते हैं, 112 × 1 लिख सकते हैं। ये सब बराबर ही है, तो एक सार्वगुणनखंड है इसका भी। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2 और 3 का लसा है। तो 2 और 3 का लसा हमें मालूम है कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो गुणा कर देंगे। 2 × 3 = 6, यही हमारा लसा हो जाएगा। और उस तरह लसा निकालेंगे तो लसा भी निकाल सकते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 3 काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 2 3 6। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 कर रहा है, दो संख्याओं का मौसा 45 और लौसा 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्न में एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। ठीक, पहली संख्या क्या है, दो संख्याओं का मौसा 45 है, तो हम मौसा लिख लिए 45, और लौसा 500 है, 500 हम लौसा लिख लिए। उनमें से एक संख्या 125 है, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं 125 है, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन इसका करेंगे, तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 500 × 45/125। इसे हम 25 से काटते हैं, या फिर 125 से सीधे 500 काट दें हैं। ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 125 से कम 125, 125 चौका 500, और 4 का 45 में गुणा करेंगे तो 4 5 20 के शून्य, हाथ में आया 2, और 4 चौक 16 2 18, उत्तर आ जाएगा इसका 180। अगला क्वेश्चन है, ₹15 कितने रुपए का 20% है। ठीक, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को हम सीधे ऐसे करते हैं, ₹15, 15 लिख लिए, कितने रुपए का, तो हम मान लिए ₹1 का। ₹15 कितने रुपए का 20% है, तो ₹15 कितने का 20% है। ठीक, तो कह रहा है कि मान लिया हम कितना, कि वह रुपया एक्स है, एक्स का 20% 15 बता रहा है। क्या बता रहा है, एक्स का 20% 15। तो हम क्या कर देंगे, ये 15 करा कितने रुपए का 20% है, तो हम माने हैं कि वह रुपया एक्स है, तो एक्स का 20%। इसे हल कर देंगे, 20 पचे 100, 5 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो एक्स बराबर 15 पचे 75। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ₹15 ₹75 का 20% है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है। तो कोई भी संख्या का 1/4 भाग कितना कहलाता है, 25%। आइए हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या का 1/4 भाग का है, तो 1/4 को हम इतना, अब परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, 100 का गुणा करना होता है, ये सभी को मालूम है। तो 4 से 100 काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, मतलब 25%। कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, अगर 1/4 करता है तो वो 25% होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में बोल रहा है कि राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके रुपया 120 बचाता है, तो उसकी मासिक आय होगी। यहाँ पर राहुल कितना खर्च कर रहा है अपने आय का, 80%। हमने मान लिया है कि उसका आय है एक्स। ठीक, करा कि अपने आय का खर्च 80% कर दे रहा है, तो बचत कितना है, बचत जो है वो 120 रुपया है, ये यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में।
और प्रतिशत में बचत देखें, जब खर्च 80% कर दिया तो हमें मालूम है कि टोटल प्रतिशत कितना हो, 100 होता है, चाहे कोई भी वो वैल्यू हो। तो जब खर्च 80% कर दिया है तो प्रतिशत में बचत कितना हुआ, 20%। ठीक, तो यह 120 रुपया 20% के बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है कि एक्स जो टोटल आय है, आय का 20%, 120 रुपया, इसी को हल करना है। तो आय का 20% कितना है, 120 रुपया। अब यहाँ से हम काट देते हैं, 20×5 = 100, ये 5 उधर जाएगा तो बुरा हो जाएगा, तो x बराबर 12×5 = 60, 600। x का वैल्यू आ जाएगा 600, तो इसका उत्तर आ जाएगा 600। अगला क्वेश्चन है, 4 का 3% है। ठीक, करा 4 का मतलब गुणा 3% है। इसे अगर थोड़ा और डीप में जाना है तो इससे पहले जो बोल रहा है वही लिखिए, 4 का 3% है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 × 3%, 4 × 3%, 3/100 हम लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद इसे हम कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट हम करेंगे तो 4 × 3 12/100, इसे हल करेंगे तो एक के आगे 2 शून्य है, मतलब 2 अंक के बाद लगेगा, तो 0.12 इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसमें उत्तर दिया नहीं, इस प्रश्न के अनुसार, जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसके अनुसार हमारा उत्तर यही है और यही सही भी है। लेकिन अब इस ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं तो इसमें एक चीज हमको एडिट करना पड़ेगा, तब जाकर ये ऑप्शन का उत्तर आएगा। कह रहा है कि 4 का 3% है, ये क्वेश्चन को यहाँ पर इसे कामा लगाना चाहिए, तब जाकर यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। कह रहा है 4 का, अब इस क्वेश्चन का अर्थ बदल जाएगा। कह रहा है अब हो जाएगा 4 का 3% है, मतलब कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका अब अलग हो जाएगा। तो आइए इसे हम करते हैं। ये वाला तो मान लीजिए जो प्रिंटेड था उसके अनुसार हो गया। अब आइए हम जो थोड़ा एडिट किए हैं कामा लगाकर, अब उसके अनुसार करते हैं। कह रहा है कि 4 का 3 कितना प्रतिशत है। ठीक, तो ये 4 का 3% है, तो 4 का 3 कितना प्रतिशत है। ठीक, तो आइए देखते हैं कितना है। 4 का 3 मतलब मान लीजिए कि टोटल कितना है, 4 है, उसमें से 3। अब बोला कि ये कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना है, 100 का गुणा कर देना। तो 4×25 हम 100 हो जाएगा, अब 25×3 = 75 हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 75%। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न में, जो प्रिंटेड प्रश्न है उसमें और अभी जो कामा लगाने के बाद, दोनों प्रश्न का अर्थ बदल गया है। तो अगर प्रिंटेड प्रश्न के अनुसार आप लगाएंगे तो उत्तर ये आएगा, और कामा लगाने के बाद करेंगे तो उत्तर ये आएगा जो ऑप्शन में 75% दिया है। इसको अगर और सरल भाषा में कर सकते हैं तो ये लिख सकते हैं कि 4 का 3 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्रलेख तकनीक का विकास किसने किया था। ये उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती। तो चौड़ाई किसमें नहीं होती है, निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती किसमें, तो रेखा चित्र में चौड़ाई नहीं होती। रेखा चित्र कैसा होता है, सीधे एक कोई लाइन हो जाता है। ठीक, तो रेखा चित्र में चौड़ाई नहीं होती है। और अगर आयत का बात करते हैं, आयत इस तरफ से बनता है तो इसमें चौड़ाई है। वृत्त का बात करते हैं तो ये इस तरह, इसमें भी है चौड़ाई। ठीक, इसी तरह आगे आइए प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है, क्या करता है, स्तंभ आरेख ये नहीं प्रदर्शित करता है, रेखीय आरेख ये भी नहीं प्रदर्शित करता है, वृत्तीय आरेख ये भी नहीं प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर 10 से जगह इनमें से कोई नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं। ये हो जाता है किसका उत्तर, से हो जाएगा 360 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस में 360 डिग्री। तो आइए पाई चित्र हम देखते हैं क्या है। पाई चित्र में मान लीजिए कोई सर्कल है,
अब एक तरह से पाई चित्र हो गया। इसको मान लीजिए कोई डाटा दिया है कि स्कूटर इतना प्रतिशत है, होंडा के कंपनी का इतना प्रतिशत है, एक्टिवा इतना प्रतिशत है, पल्सर इतना प्रतिशत, इस टाइप से दिया है। ये हो गया आपका पाई चित्र। तो ये डिग्री के अनुसार रेशियो में होता है, ठीक। यह डिग्री की रेशियो में होता है, और डिग्री का रेशियो और प्रतिशत दोनों एक रेशियो में होता है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। इसमें कह रहा है कि वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह व्यंजक एक पदी व्यंजक कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है y में 5 जोड़ने पर z प्राप्त होता है, वह व्यंजक है। तो एक तरह से ये समीकरण बनाना है। तो जो बोल रहा है ये लाइन, उसी को हम सेम टू सेम करते हैं। कह रहा है y में 5 जोड़ने पर क्या बनाता है, z में, मतलब कि y प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, z। बस यही एक मेरा समीकरण बन गया है। आइए हम देखते हैं ये कहाँ पर है। तो यहाँ पे z बराबर y प्लस 5, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a माइनस कोष्टक में b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो आइए हल करते हैं। a माइनस बी माइनस 2a, इससे हल करेंगे तो ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस ये पॉजिटिव प्लस हाइड रहता है, छुपा रहता है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा माइनस बी, और माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो 2a। तो यहाँ पर 2a प्लस ए, 3a माइनस बी, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 3a माइनस बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8a माइनस 3b धन 3a प्लस 3b का मान होगा। आइए देखते हैं। 8a माइनस 3b धन 3a प्लस 3b का मान होगा। तो इसे हम जोड़ते हैं, कोष्टक को खोलते हैं। 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b, ठीक। 8a प्लस 3a 11a हो जाएगा, और प्लस 3b माइनस 3b कट जाएगा, तो टोटल हमारा उत्तर आ जाएगा 11a। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई का सरलतम रूप है। क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम खोलेंगे तो सूत्र होता है एक्स माइनस वाई को दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस वाई बटा में एक्स माइनस वाई, ठीक। तो एक्स माइनस एक्स कट जा, उत्तर आया मेरा एक्स प्लस वाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा और एक्स प्लस वाई। अगला क्वेश्चन है, 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए। तो क्या कर रहा है, 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें, तो पहले प्लस लगा लिए कि योगफल शून्य हो जाए। हम मान लिए कि हम कोई ए डिजिट है, मतलब ए संख्या है, उससे हम जोड़ते हैं तो योगफल का शून्य आ जाए। अब हमें इस ए का वैल्यू निकालना है, इस ए का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो हम ए का मान निकालेंगे, पहले कोष्टक खोलेंगे तो 3x माइनस 2y प्लस ए बराबर 0। अब ए बराबर, ये इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3x, और ये इधर निगेटिव उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2y। तो ए बराबर कितना आ गया, माइनस 3x प्लस 2y। तो यहाँ पर वही उत्तर हो जाएगा 2y माइनस 3x। 2y माइनस 3x देखते हैं हम कहाँ है, ये है माइनस 3x प्लस 2y। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम माप के कोण को क्या कहते हैं। तो ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, इस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 36। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। प्रश्न 36 इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री कोण को हम समकोण कहते हैं, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो क्या कहते हैं उसे, कोटि पूरक कोण। अगला क्वेश्चन है,
वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आसन कोण। कह रहा है कि एक कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं आसन कोण। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 39, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण। ठीक। अगला क्वेश्चन है किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है? तो किसी भी रेखा का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। तो तीन समान भुजाओं वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री से कम, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। ये क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगला क्वेश्चन है आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप आपका 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। अगला क्वेश्चन है वर्ग की भुजा होती है। तो वर्ग की भुजा परिमिति बटा 4 होता है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न 49 बोल रहा है कि 1275 भागे 25 का मान होगा। तो यहाँ पर हमें भाग करना है। तो आइए हम भाग करते हैं। 1275 भागे 25। तो हम पहले काटते हैं इसे 25 को 5 से, और 1275 को भी 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, 50 25, 2 बचा शेष 50 25, 2 पर 155 हुआ। फिर 5 से काटते हैं, 5 कम 5 और 50 25, 5 कम 5, इसका उत्तर आ जाएगा 51। ठीक। अगला क्वेश्चन है 3/5 धन कोष्टक में -2/5 का मान होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। 3/5 धन -2/5 बराबर 3/5 माइनस 2/5। इसे हल करेंगे, 5 दोनों का हर है तो इसका लॉस 5 ही होगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 2 मतलब 1/5 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1/5। ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक आपके मैथ के बहुविकल्पीय प्रश्न देखे, और इसके आगे दूसरे वीडियो में क्वेश्चन को देखा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।